Hello students, myself Anand Saini. I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. Students, welcome to SGI online classes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आप अभी तक इसके 2 वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें आपने स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम और फिर उसके बाद में डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी आया था उसके बारे में आपने जान लिया है। तो चलिए अब इसके बाद की बात हमें स्टार्ट करनी है। आगे बढ़ते हैं। परमाणुओं के बारे में, अणुओं के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे। परमाणविकता के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे अणु हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पता चलने वाली हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद में आपको नोट डाउन भी करना होगा। तो देखते हैं। जैसे कि आप टॉपिक देखेंगे, आपको अपने स्क्रीन पर यानी कि बोर्ड पर दिखाई भी पड़ रहा है कि हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो एग्जैक्टली स्टार्ट हो रहा है कि तत्व के अणु कौन से होते हैं, यौगिक के अणु कौन से होते हैं। अणु का एक सेंस यहाँ पर इस जगह पर एग्जैक्टली एक सेंस टीनी पार्टिकल से भी है कि कौन सा पार्टिकल है जिससे मिलकर के कोई तत्व बन रहा है, जिससे मिलकर के कोई अणु बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो तत्व के अणु की अगर हम बात करते हैं कि तत्वों का अणु क्या होता है, तत्व कैसे बना हुआ है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि समान प्रकार के जो परमाणु होते हैं, समान प्रकार के परमाणु एक ही जैसे, ठीक है ना, एक ही जैसे समान प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनसे मिलकर के किसी तत्व का निर्माण होता है। तो ये तो हुआ आपका पहला पॉइंट। और एग्जैक्टली इस पॉइंट को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आपको मैं बताया कि हाइड्रोजन की अगर आप बात करते हो तो हाइड्रोजन को आप एक हाइड्रोजन का काफ़ी सारी मात्रा ले लीजिए, लेकिन आप उसके जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल निकालेंगे ना वो सभी में आपको H मिलेगा। उसमें सभी में एक ही टाइप का न्यूक्लियस होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही जैसे परमाणु मिलेंगे। कहने का सीधा सा मतलब ये होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी यौगिक के अणु के बारे में, यौगिक का पार्टिकल कैसा होता है, तो यौगिक की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए आपको बताया जा रहा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर मिलकर रासायनिक संयोग करके किसी यौगिक के अणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो अगर यौगिक के एग्जैक्टली डिफाइन किया जाता है, यौगिक की परिभाषा क्या होती है, तो यौगिक के लिए ये बात आपसे बताई जाती है कि जो यौगिक होते हैं उसका निर्माण तब होता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी कि अणु आपस में कंबाइन होते हैं एक निश्चित अनुपात में, तो बनता है कोई यौगिक। लेकिन यहाँ पर यौगिक के अणु की बात कर रहे हैं। यौगिक का अणु कैसे बना हुआ है, तो बेटा कह रहे हैं कि यौगिक का जो अणु है वो डिफरेंट टाइप का, आपका वेरियस टाइप का जो पदार्थ होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु वो आपस में कंबाइन करते हैं एक निश्चित अनुपात में, तब बनता है किसी यौगिक का अणु, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमाणविकता की बात आपको करनी होगी। फिजिक्स में भी जनरल आपको जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल मिलेगा इसी बिहाफ पर, उनकी बात भी हम लोग अभी कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, कोई ऐसा हेक्टिक नहीं है, इजी है। क्या है परमाणविकता, क्या होती है परमाणविकता? परमाणविकता परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। परमाणविकता का मतलब क्या है? परमाणुओं की संख्या। कहाँ पर, वो आप देखेंगे जानेंगे। देखिए कह रहे हैं कि किसी पदार्थ के अणु में, किसी पदार्थ के अणु में परमाणुओं की जो संख्या होती है बस उसे ही हम लोग बोलते हैं परमाणविकता। आप एग्जाम्पल देखोगे एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कुछ आपको एक पदार्थ दिए जा रहे हैं, तत्व लिखे गए हैं, ओजोन है, O3 लिखा हुआ है, कितने परमाणु हैं इसमें? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? O 3 टाइम्स ना, इसलिए परमाणविकता होगी कितनी? 3। एग्जैक्टली देखिएगा आप फास्फोरस, फास्फोरस का जो सिंबल होता है उसे P4 से डिफाइन करते हैं। फास्फोरस का अणु P4, तो फास्फोरस कितने हुए यहाँ पर? 4 हो गए। तो परमाणविकता कितनी हो गई? 4 हो गई। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर एग्जैक्टली आपको लिखा हुआ मिलता है S8 के रूप में, वो बाई नेचर वैसे ही मिलता है एक्चुअली हमें, तो उसकी परमाणविकता कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अच्छा हम आपसे पूछें भाई ऑक्सीजन बताइए, तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या, आप बोलोगे ऑक्सीजन का अणु तो होता है सर O2, है ना। तो फिर बताओ ऑक्सीजन की परमाणविकता कितनी होगी? 2 हो जाएगी। हम आपसे कहें कि ब्रोमीन जो है वो हमें Br2 के फॉर्म में मिल रहा है, तो फिर ब्रोमीन की परमाणविकता बताइए कितनी होगी? 2 हो जाएंगे। जितने परमाणु Br2, ब्रोमीन Br2 है ना, 2 Br है ना, Br एंड Br, दैट्स व्हाई एटॉमिसिटी इज 2। ओके, एग्जैक्टली लुक एट हियर। अभी बोल रहे हैं कि परमाणविकता के आधार पर अणु जो होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? आपको जैसे मिल रहा है एक परमाणु अणु होता है, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, इस टाइप से आपको मिलता है। तो मोनो एटॉमिक जिनमें एटम होगा केवल एक परमाणु अणु क्या है जिसमें अणु की संख्या यानी परमाणु की संख्या 1 है, एक परमाणु को हो जाएगा। अब जैसे अक्रिय गैसें,
जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स, वो सब हमको मिलते हैं यहाँ पर एक परमाणुविक रूप में। जैसे आपको कुछ एग्जांपल दिया गया, हीलियम लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ, He, एक ही है हीलियम, है ना, तो एक परमाणु हो गया। नियॉन, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ है, नियॉन लिखा है लेकिन सिंबल ऑर्गन का लिख दिया है, तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपके लिए हो गए। नियॉन का जो सिंबल होता है वो होता है Ne, और ऑर्गन का जो सिंबल होता है वो होता है Ar। तो यहाँ पर करेंगे कुछ करेक्शन और साथ में आपको लिख करके देंगे। मैं इसका सिंबल लिख रहा हूँ नीचे, ये है नियॉन, और यहाँ पर कॉमा हटा दे रहे हैं और हो गया आपको ऑर्गन। तो यहाँ पर तीन मैंने आपको एक परमाणुविक गैसें बताई, कौन सी, एक है हीलियम, दूसरी है नियॉन और तीसरी है ऑर्गन। Ar मतलब ऑर्गन, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। Ar का मतलब क्या होता है, ऑर्गन। तो तीन आपके पास में यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए एक परमाणु। भैया अच्छा एक बात बताइए, ये एक परमाणुविक क्यों है? यस, एक परमाणुविक इसलिए क्योंकि एक ही तो परमाणु है इनमें। एग्जाम्पल अगला वाला देखोगे ऊपर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, द्विपरमाणु परिभाषा पता चल गई। द्विपरमाणु मतलब ऐसा अणु जिसमें परमाणु होंगे कितने, दो, तो द्विपरमाणु हो जाते हैं। देखिए जरा, H2, Cl2, O2, N2, CO कार्बन है और ऑक्सीजन है, HCl एक H है एक Cl है ना। तो ये जो चीजें हैं वो आपकी परमाणुविकता को डिफाइन कर रही हैं। आप देख करके पहचान पा रहे हैं, यहाँ पर एक कार्बन और एक ऑक्सीजन दो हो गया, एक H और एक Cl दो हो गया, लाइक दैट। एग्जैक्टली आप देख रहे हैं त्रिपरमाणुक अणु के बारे में, तो यहाँ पर भी त्रिपरमाणुक अणु आपका ऐसे ही हो जा रहा है, O3 CO2 NO2, एक C है, दो ऑक्सीजन है, दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम इज हियर 3, है कि नहीं, इसी वजह से त्रिपरमाणुक हो गया। तो ये तो कुछ एक जनरल से पॉइंट्स थे जो कि आपने अभी पढ़ लिए, तो अब आप इन चीज़ों को करेंगे नोट डाउन, फिर इसके बाद में हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और चीज़ें। जैसे कि आपने अभी बहुत सारी चीज़ें जान ही ली हैं, तो एग्जैक्टली अभी आज की क्लास के एंड पॉइंट पर हम लोग हैं। कुछ स्पेसिफिक सी चीज़ें अभी हम लोगों को और पढ़नी है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे परमाणु के आकार के बारे में, तो ये तो भाई सभी को पता है कि परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना है। जब हमें परमाणु ही नहीं दिखाई पड़ रहा है तो सोचिए वो परमाणु कितना छोटा होगा जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसे मिलकर के बना होगा, किससे मिलकर के बना होगा, क्या चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों से मिलकर के परमाणु बनता है। ये चीज़ें तो हमें पता चलेंगी आगे के चैप्टर में परमाणु संरचना में, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो परमाणु के साइज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, परमाणु का आकार हमेशा, जो परमाणु की त्रिज्या है वो मापी जाती है नैनोमीटर में। उसका रीज़न है कि परमाणु का जो आकार होता है वो अति सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर। नैनोमीटर की बात कर रहे हैं तो नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर एक यूनिट है, जैसे मीटर होता है लंबाई नापने के लिए मीटर होता है ना, वैसे नैनोमीटर एक बहुत छोटी यूनिट है, इसको हम लोग nm से डिफाइन करते हैं। अब आप देख भी पा रहे होंगे 1 nm इक्वल्स टू एग्जैक्टली आपको मिल रहा है 10⁻⁻⁹ m, मतलब 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, तो 1 मीटर बराबर होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, आपसे जनरल चेंज कराने के लिए बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ सकते हैं। तो 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ nm यानी कि नैनोमीटर। कुछ एक टेबल आपके सामने आएगी, वो आपको भी बताऊंगा। इंटरेस्टिंग सी है, चीज़ें आपको अनइमेजिनेबल लगेंगी, मतलब बिल्कुल अविश्वसनीय टाइप की, अरे ऐसा भी होता है क्या? तो चलो पढ़ते हैं, देखते हैं, साइज के बारे में बात करेंगे। ओके, देखिए कुछ एक पदार्थ लिखे हुए, जैसे परमाणु की बात कर रहे हैं, किसका? हाइड्रोजन का। जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है उसकी त्रिज्या मीटर में है 10⁻⁻10, तो nm में वही हो जा रही है 0.1 nm, बहुत छोटा होता है 0.1 nm। अब H2O का अणु, एक छोटा सा मॉलिक्यूल H2O का, जो कि आप दिखता नहीं है, आप तो बस पानी पी जाते हो जनरली, आपको इतने से मतलब होता है। तो H2O का एक जो छोटा सा अणु है बेटा, वो अणु 10⁻⁹ मीटर का रहता है, 10⁻⁹ मीटर का। आप nm में देखते हैं तो 1 nm हो जाता है इसका साइज। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल, ये हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, Hb मतलब हीमोग्लोबिन को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं हम, कि हीमोग्लोबिन का जो पार्टिकल है, हीमोग्लोबिन का जो अणु है, कहाँ मिलता है हीमोग्लोबिन? रक्त में मिलता है ना, हम लोगों के ब्लड में होता है, खून में। तो हीमोग्लोबिन का जो साइज होता है ना, वो साइज होता है 10⁻⁸ मीटर, और एग्जैक्टली 10 nm होता है ये साइज आपका, किसमें?
एनम, त्रिज्या की बात कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। ऐसे ही रेत का जो पार्टिकल है, रेत के पार्टिकल की जब आप बात करिएगा तो रेत का पार्टिकल आपको ये मिलता है 10⁻⁴ मीटर में, लेकिन ये इसका साइज 1,00,000 एनम आपको मिल रहा है, 10⁵ 1,00,000 एनम। किसका? रेत का कण, बहुत छोटा सा आपको दिखाई पड़ता है ना, उसका साइज का पार्टिकल जो आपको दिखाई पड़ रहा है। और आपने देखा हुआ है चींटी की बात कर रहे हैं, चींटी के जो पार्टिकल्स हैं जिनसे बनी हुई है, उसके जो पार्टिकल्स का साइज है वो 10⁻⁻² मीटर की बात कर रहे हैं, तो वो 10⁷ हो रहा है, यानी कि 1 करोड़ एनम। एग्जैक्टली तरबूज के जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल आपके बने होते हैं 10⁻⁻1 मीटर, यानी कि 10 करोड़ एनम साइज़ होता है उसका। बहुत छोटा साइज़ है, आपके लिए ये बिल्कुल अविश्वसनीय है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी और अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, और आप जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग से पढ़ने को मिलेंगी। तो रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।